हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गांव का उत्कर्ष। यानी कि आप सब लोगों का हमारे चैनल गांव का उत्कर्ष में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। गाइस, आज की हमारी ये वीडियो जीके से संबंधित ऐसे प्रश्नों की होगी जो कि आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। सभी प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपकी आने वाली कंपटीशन एग्जाम के पेपर में छपने वाले हैं। तो गाइज, आप सबसे पहले हमारी वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में जल्दी से शेयर कर दीजिए। गाइज, आपका लाइक और शेयर ही होता है जिसकी वजह से हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो गाइज, अगर आप किसी के भी चैनल पर वीडियो को लाइक और शेयर करते हो तो उसकी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि वो आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराए, आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाए। तो गाइज, अब हम आज के हमारे प्रश्नों पर चलते हैं। इससे पहले हमने आपके लिए जो मोटिवेशन तैयार किया है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज, आज का हमारा मोटिवेशन है, अगर आप जीवन में सफल व्यक्ति बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपनी मंजिल तय करनी है। तो गाइज, जो आज का हमारा मोटिवेशन था वो यही था कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि आपको अपनी मंजिल तय करनी होगी। यानी कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपको यह तय करना होगा और उसके बाद आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो गाइज, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो यही काम करना है कि आपको आपकी मंजिल तय करनी है। अगर आप अपनी मंजिल ही तय नहीं करोगे तो आप भटक जाओगे। यानी कि आपको जब तक अपनी मंजिल का ही पता नहीं है तो आप चाहे कितने ही रास्तों से चले जाओ, लेकिन आपको कभी मंजिल नहीं मिलने वाली है। जब तक कि आपको अपनी मंजिल का ही पता नहीं है तो आपको मंजिल नहीं मिल सकती। इसलिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपनी मंजिल तय करनी है। उसी के बाद उस दिशा में आपको मेहनत करनी है। तो आपको जीवन में कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। तो गाइज, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जो ख्याल गायकी का जन्मदाता किस घराने को माना जाता है। तो गाइज, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि जो ख्याल गायकी है, तो जो ख्याल गायकी है इसका जन्म किस घराने में हुआ था। तो इसकी जो हमारी ट्रिक है, ग्वाले का घर। और जो इसका उत्तर होगा वो होगा ग्वालियर घराना। तो गाइज, हम एक बार फिर से अच्छे से हमारे आज के जो पहले प्रश्न है उसको समझ लेंगे। तो गाइज, जो हमारा पहला प्रश्न था कि जो ख्याल गायकी है उसका जो जन्मदाता है वो किस घराने को माना जाता है, ये हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था। और जो जिसकी हमारी ट्रिक थी ग्वाले का घर। तो गाइज, जो गाय, भेड़, बकरी, भैंस इनको चराने वाले को ग्वाले कहते हैं। और जो ग्वाले का घर, इससे हम याद रखेंगे कि जो ग्वालियर घराना है वो ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। या आप इस प्रकार भी जोड़कर याद रख सकते हैं कि ग्वाले को घर जाने का ख्याल आया, यानी कि उसे जो अपनी भेड़ बकरियां उनको चराते चराते शाम हो गई तो उसको ख्याल आया कि मुझे घर जाना है। तो इस तरह हम याद रखेंगे कि जो ख्याल गायकी है उसका जो जन्मदाता है वो ग्वालियर घराना है। ग्वाले का घर यानी कि ग्वालियर घराना। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि दूसरे नंबर का है वो इस प्रकार है, कीर्तन कहाँ का लोक नृत्य है। और गाइज, जो इसकी ट्रिक है हमारी, जो कि बहुत ही मजेदार सी ट्रिक है कीर्ति का बंगला। और इसका उत्तर होगा बंगाल। तो गाइज, अब हम
हमारे प्रश्न को समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न था कि कीर्तन कहाँ का लोक नृत्य है, तो गाइस इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो कीर्तन है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, और जो इसकी हमारी ट्रिक है कीर्ति का बंगला। तो इस बहुत ही मजेदार और शानदार सी ट्रिक से हम याद रख लेंगे कि जो कीर्तन है वो बंगाल का लोक नृत्य है। तो गाइस जो कीर्ति सुरेश है जो कि एक अभिनेत्री है, तो उसका बंगला ऑफिशियली होगा ही। तो इस प्रकार से जोड़कर भी आप याद रख सकते हैं कि कीर्ति का बंगला यानी कि जो कीर्तन लोक नृत्य है वो बंगाल का लोक नृत्य है। और आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि तीसरे नंबर का है वो इस प्रकार से है कि जो विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश के अंतर्गत है। तो गाइस इसकी ट्रिक है चाचा खाए भात, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा भारत। अब गाइस हम एक बार फिर अच्छे से जो हमारा प्रश्न था उसको समझ लेंगे। तो गाइस जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि जो विश्व में जो चावल है उसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश के अंतर्गत है, यानी कि जो चावल क्षेत्रफल में किस देश के अंतर्गत सर्वाधिक बोया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी धरती पर सबसे ज्यादा चावल बोया जाता है। तो इसकी ट्रिक है चाचा खाए भात। चाचा से हमारा हो जाएगा चावल और भात से हो जाएगा हमारा भारत। और गाइस जो बंगाली भाषा होती है उसमें चावल को भात कहा जाता है। तो इस प्रकार से जोड़कर भी आप याद रख सकते हैं कि जो चावल है वो भारत में सबसे ज्यादा वो जमीन पर बोया जाता है, तो वो भारत में बोया जाता है। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि चौथे नंबर का है वो इस प्रकार से है सामान्य जीवन निर्वाह कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है। तो गाइज जो इसकी हमारी ट्रिक है शीला की चेन, और इसका उत्तर होगा चेन्ना। तो गाइज जो हमारा चौथे नंबर का प्रश्न था वो इस प्रकार से था कि जो सामान्य जीवन निर्वाह कृषि है यानी कि जो जीवन जीने के लिए कृषि की जाती है उसे श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है। तो जो इसकी हमारी ट्रिक है शीला की चेन। तो शीला की चेन से हम याद रखेंगे कि जो श्रीलंका में जो सामान्य जीवन निर्वाह की जो कृषि की जाती है उसे चेन्ना नाम से जाना जाता है। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 5वें नंबर का है वो इस प्रकार से है ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय किससे माना जाता है। तो इसकी ट्रिक है भाग्यवान का ट्रक, और इसका जो उत्तर होगा वो होगा बागवानी कृषि। यानी कि जो ट्रक फार्मिंग है यानी कि जो कृषि के काम में ट्रक को लिया जाए, तो ट्रक फार्मिंग का जो अभिप्राय है वो बागवानी कृषि से माना जाता है। तो गाइस आपने ट्रकों के जो ट्रक होते हैं उन पर देखा होगा कि उन पर कुछ इस तरह की लाइनें लिखी हुई होती हैं कि भाग्यवान का ट्रक। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं, यानी कि जो ट्रक फार्मिंग है वो बागवानी कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट पर्सन है जो कि 6 नंबर का है वो इस प्रकार से है चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। तो गाइस जो इसकी ट्रिक है उत्तरीय प्रभु चौक का पोछा करना है, और इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो गाइस हमारे इस प्रश्न को हम एक बार फिर से समझ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था वो ये था कि जो चौक पूर्णा है वो भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है।
जो इसकी ट्रिक है, उत्तरीय प्रभु चौक का पोछा करना है। तो गाइस यानी कि जो इसका उत्तर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तरीय प्रभु से हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चौक का पोछा करना यानी कि जो चौक पूरना है वो भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है, तो वो उत्तर प्रदेश की लोक कला है। तो गाइज जब कोई आपके घर वाले आपके घर वाले या कोई मेड जो आपका पोछा करती हो घर का, वो आपसे या तो रोमांटिक अंदाज में या मजाक में कह सकता है कि उतरिए या हटिए प्रभु, हमें चौक का पोछा करना है। तो आप इस प्रकार से जोड़कर भी इसे याद रख सकते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 7वें नंबर का है वो इस प्रकार से है, सुबह लाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई। ठीक है, हरी भिंडी का शाक, और जिसका उत्तर होगा वो होगा शागवाड़ा। तो गाइस हम इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है कि जो सुब्बालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी। यानी कि जो सुब्बालाल गुप्ता थे उनके द्वारा हरिजनों और भीलों के विकास के लिए एक आश्रम की स्थापना की गई थी, वो कहां पर की गई थी। और जो इसकी हमारी बहुत ही शानदार सी ट्रिक है हरी भिंडी का शाक। जो इसका उत्तर होगा वो होगा शागवाड़ा। और अब हम समझ लेंगे कि हमारी ट्रिक किस प्रकार से काम करेगी। हरी से हो जाएगा हमारा हरिजन, और भिंडी से हमारा हो जाएगा भील, और साग से हमारा हो जाएगा शागवाड़ा। इस प्रकार इन शब्दों की मदद से हम इस प्रश्न को बड़ी ही आसानी से याद रख लेंगे। गाइस आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 8वें नंबर का है वो इस प्रकार से है कि जो विधानसभा की गणपूर्ति की जो कुल संख्या है उसका कितना हिस्सा है। यानी कि गाइस इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो विधानसभा की गणपूर्ति है वो कुल संख्या का कितना हिस्सा होती है। और इसकी ट्रिक होगी विधा प्लस गणपत 1/10 को 10 दिन तक चलाती है। और जो इसका उत्तर होगा वो होगा 1/10। तो गाइस अब हम एक बार फिर से इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे। गाइस जो हमारा प्रश्न था वो इस प्रकार से था कि जो विधानसभा है उसकी जो गणपूर्ति है वो जो कुल संख्या है उसका कितना हिस्सा होती है। यानी कि जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कितना हिस्सा गणपूर्ति होती है। और जो इसकी हमारी ट्रिक है विद्या और गणपत, यानी कि ये आपस में जो प्लस का निशान है इसका मतलब यही है कि ये पति पत्नी है। और जो एक साबुन का बट्टा है वो ये उसको 10 दिन तक चलाते हैं। यानी कि जो अपने कपड़े धोने के लिए 10 दिन तक काम में लेते हैं एक साबुन के बट्टे को। तो इस प्रकार आप जोड़कर याद रख लेंगे कि जो विधा और गणपत है जो कि पति पत्नी है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो विधानसभा में जो गणपूर्ति है वो 1/10 होती है। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 9वें नंबर का है वो इस प्रकार से है कि जो मोचा कहा हुआ है जहां उगाई जाती है वह है। तो गाइस इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो मोचा कहवा है वो कहां पर उगाई जाती है। और इसकी ट्रिक है मोची यमन, और इसका उत्तर होगा यमन। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था उसमें पूछा गया था कि जो मोचा कहवा होती है वो कहां पर उगाई जाती है, जिसकी हमारी बहुत ही मजेदार और शानदार सी ट्रिक मोची यमन। यानी कि जो आपके आसपास कोई मोची रहता होगा तो उस मोची का नाम क्या है, यमन। तो जो वो मोची यमन है तो इससे हमारा हो जाएगा कि जो मोचा क्या हुआ है वो यमन में उगाई जाती है। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 10वें नंबर का है वो इस प्रकार है, शत्रु द्वारा किले की दीवार तक
पहुंचने के लिए बनाए जाने वाला ऊंचा व ढका हुआ मार्ग विशेष क्या कहलाता है? तो गाइस जो हमारा प्रश्न था कि जो शत्रु द्वारा यानी कि जो दुश्मनों द्वारा किले की दीवार तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाला ऊंचा व ढका हुआ मार्ग विशेष, यानी कि जो किले की दीवार है उस पर एक ऊंचा और ढका हुआ एक विशेष मार्ग बना दिया जाता था, तो उस मार्ग को क्या नाम से, किस नाम से जाना जाता था? इसकी ट्रिक है शाबाश, और इसका उत्तर होगा शाबात। यानी कि जो शत्रुओं द्वारा किले की दीवार तक पहुंचने के लिए जो ऊंचा व ढका हुआ मार्ग विशेष बना दिया जाता था उसे शाबाश कहा जाता, शाबात कहा जाता था। तो गाइज अगर आप दुश्मन के किले में दीवार चढ़कर पहुंच जाते हो तो आपको वैसे ही शाबाशी मिल जाती है। तो इससे हम याद रख लेंगे कि जो शाबात है वो किले की दीवार तक पहुंचने के लिए जो विशेष मार्ग होता था उसे कहा जाता था। गाइस आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 11वें नंबर का है वो इस प्रकार से है कि जो वंशावली पढ़ने लिखने का काम करने वाली एक प्रकार की जाति है, और जो इसकी हमारी ट्रिक होगी वो होगी वंशी पढ़े लिखे भाटे पर, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा भाट। तो गाइज हम इस प्रश्न को फिर से समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न था वो ये था कि जो वंशावली पढ़ने लिखने का काम करने वाली एक प्रकार की जाति है वो कौन सी है, यानी कि ऐसी कौन सी जाति है जो वंशावली पढ़ने लिखने का काम करती है, और इसकी ट्रिक है वंशी पढ़े लिखे भाटे पर। तो गाइज आपका कोई दोस्त होगा जिसका नाम वंशी होगा, या आप भी बचपन में जब स्कूल से घर आते थे तो पत्थर उठाकर दीवार पर पढ़ने लिखने लग जाते थे। तो इस प्रकार जोड़कर भी आप याद रख सकते हैं कि वंशी पढ़े लिखे भाटे पर, यानी कि जो वंश पढ़ने लिखने का जो काम है वो भाट जनजाति द्वारा किया जाता है। तो गाइस अगर आप सब लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सब लोग हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और गाइस आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल का सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो गाइस आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 12वें नंबर का है वो इस प्रकार से है कि जो विवाह के आरंभ में मूंग की बड़ी बनाकर वैवाहिक कार्य प्रारंभ करने की एक मांगलिक विधि क्या कहलाती है? यानी कि गाइस जब विवाह आरंभ किया जाता है तो उसमें मूंग की बड़ी बनाकर जो विवाह से संबंधित जो काम होते हैं उनकी एक मांगलिक विधि यानी कि जो शुभ काम करने की विधि है वो क्या कहलाती है? तो जो इसकी हमारी ट्रिक है शादी की भीड़ में दबी मेगा, और जो इसका उत्तर होगा बिड़ दबड़ी। यानी कि बिड़ दबड़ी एक ऐसी मांगलिक विधि है जो कि वैवाहिक कार्य आरंभ करने से पहले मूंग की बड़ी बनाकर की जाती है। तो गाइस हम एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लेंगे कि जो हमारा प्रश्न था उसमें क्या पूछा गया था। तो इस प्रश्न की जो हमारी ट्रिक थी जो कि बहुत ही गजब की ट्रिक है शादी की भीड़ में दबी मेगा। तो गाइस जब शादी का कार्यक्रम चल रहा होता है तो वहां पर ऑफिशियली भीड़ होगी ही होगी। तो इस प्रकार जोड़कर हम याद रख सकते हैं कि जो विवाह यानी कि जो शादी की जो रस्म आरंभ की जाती है उसे हम भीड़ दबड़ी के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जो मांगलिक विधि है उसे हम भीड़ दबड़ी के नाम से जानते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 13वें नंबर का है वो इस प्रकार से है, उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है? और गाइस जो इसकी ट्रिक है जो कि बहुत ही फनी सी और बहुत ही शानदार सी ट्रिक है उस्तरा गोलू नायिका,
और इसका जो उत्तर होगा वो होगा 90%। तो गाइज जो हमारा पर्सन था हम उसे एक बार फिर से समझ लेंगे। जो हमारा पर्सन है वो इस प्रकार से है कि जो उत्तरी गोलार्ध है वो संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें संसार का कितना प्रतिशत गेहूं होता है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। और जिसके ट्रिक है उस्तरा गोलू नाई का। आप जानते हैं जो उस्तरा है वो नाई के पास होता है, यानी कि जो गोलू नाई है उसका उस्तरा। और अब हम देख लेंगे कि जो हमारी ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करेगी। अब हम हमारी ट्रिक को समझ लेंगे। उस तरह से हमारा हो जाएगा उत्तरी गोलू से हमारा हो जाएगा गोलार्ध नाई का, यानी कि 90%। इस प्रकार इन शब्दों की मदद से हम इस प्रश्न को बड़ी ही आसानी से याद रख लेंगे। गाइस आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जो अमेरिका कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था इसमें पूछा गया है कि जो अमेरिका कृषि का हृदय और विश्व का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है वो कौन सा प्रदेश है, ये इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो गाइस इसकी ट्रिक है अम्मी ने मुक्के से पीटा, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा मक्के की पेटी। तो गाइस एक बार फिर से हम इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न था जो अमेरिका कृषि का हृदय और विश्व में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है वो कौन सा प्रदेश है, जिसकी हमारी बहुत ही शानदार ट्रिक अम्मी ने मुक्के से पीटा। तो अम्मी से हमारा हो जाएगा अमेरिका, और जो मुक्के से पीटा यानी कि जो अमेरिका की जो मक्के की पेटी है वो अमेरिका का हृदय और विश्व का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है वो अमेरिका की मुक्के की पेटी है। गाइस आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 15वें नंबर का है कि हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो हमारी ट्रिक होगी अटल को हरी की रिंग पाई, और जो इसका उत्तर होगा अटलांटिक महासागर। तो गाइस अब हम एक बार फिर से अच्छे से इस प्रश्न को समझ लेंगे कि हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया था और इसे हम किस प्रकार से बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था हेरिंग पॉन्ड के नाम से किसे जाना जाता है, और जो इसकी ट्रिक थी अटल को हरी की रिंग पाई। तो अटल से हमारा हो जाएगा अटलांटिक महासागर, और हरी की रिंग से हो जाएगा हमारा हेरिंग, और पाई से हमारा हो जाएगा पॉन्ड। इस प्रकार इन शब्दों की मदद से हम बड़ी आसानी से इस प्रश्न को हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेंगे कि जो हेरिंग पॉन्ड है वो अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। तो गाइस आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जो महावीर स्वामी के साथ 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करने वाले थे। तो गाइस इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो महावीर स्वामी जी हैं उनके साथ में 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करने वाले कौन से व्यक्ति थे। तो गाइस इसकी जो हमारी ट्रिक है स्वामी के छत पर मक्खी का छत्ता, जो इसकी का उत्तर होगा वो होगा मकलीपुत्र गोशाल, यानी कि जो मकलीपुत्र गोशाल थे उन्होंने महावीर स्वामी के साथ में 6 वर्ष तक की कठोर तपस्या की थी, वो मकलीपुत्र गोशाल थे। और हम एक बार फिर से इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न था कि जो वह महावीर स्वामी जी हैं उनके साथ 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करने वाले कौन से व्यक्ति थे, तो जिसकी ट्रिक थी स्वामी से हम याद रखेंगे महावीर स्वामी के छत पर मक्खी का छत्ता। तो छत पर यानी कि छत से हम याद रखेंगे 6, और मक्खी से हम याद रख लेंगे कि मकलीपुत्र गोशाल, और इस प्रकार हम इस प्रश्न को याद रख लेंगे। आज का हमारा जो 17वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जो माध्यमिक बौद्ध धर्म शाखा यानी कि जो बौद्ध धर्म की माध्यमिक शाखा है वह दार्शनिक जिसने चीन में रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया कौन था।
तो गाइस इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो बौद्ध धर्म की माध्यमिक शाखा है उसका ऐसा कौन सा दार्शनिक है जिसने चीन में रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया है। तो इसकी ट्रिक है मेरे चहेते कुमार गौरव, और इसका उत्तर होगा कुमार जीव। और गाइस हम एक बार फिर से इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था कि जो बौद्ध धर्म की जो माध्यमिक शाखा है उसका ऐसा कौन सा दार्शनिक है जिसने चीन में रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और इसकी ट्रिक मेरे चहेते कुमार गौरव। तो मेरे से हमारा हो जाएगा माध्यमिक, और चहेते से हमारा हो जाएगा चीन, और कुमार गौरव से हमारा हो जाएगा कुमार जीव। तो गाइस जो उत्कर्ष चैनल वाले सर हैं कुमार गौरव, वो मेरे और आप सबके चहेते हैं। तो इस प्रकार से जोड़कर भी आप याद रख लेंगे कि जो उत्कर्ष वाले कुमार गौरव सर हैं वो सबके चहेते हैं, जो कि करंट अफेयर और जीके की क्लास लेते हैं। तो आपके साथ साथ मेरे भी चहेते हुए सर हैं कुमार गौरव, और आप उसे ही चाहेंगे जिस पर कि आपका जीव होगा। इस प्रकार हम जोड़कर याद रख लेंगे कि जो कुमार जीव है उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में रहकर किया, जो कि बौद्ध धर्म की माध्यमिक शाखा से जुड़े हुए थे। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 18वें नंबर का है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी है, और इसकी ट्रिक है एक सी गाय, और इसका उत्तर होगा वो होगा 111 किलोमीटर। तो गाइस हम अच्छे से इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न है कि जो दो अक्षांश होते हैं उनके मध्य कितनी दूरी होती है, यानी कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के जो बीच की दूरी है वो कितनी होती है, जिसकी हमारी बहुत ही गजब की सी ट्रिक है एक सी गाय। तो एक सी गाय यानी कि 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के जो मध्य की दूरी है वो होती है। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 19वें नंबर का है वो इस प्रकार से है कि जो बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र किसे कहा जाता है। तो गाइस इसकी जो हमारी ट्रिक है वो होगी कल्याण का मित्र अश्वत्थामा, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा अष्टांगिक मार्ग। तो गाइस अब हम अच्छे से समझ लेंगे कि हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया था और इसे हम किस प्रकार से आसानी से याद रख सकते हैं। तो हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि जो बौद्ध दर्शन है उसमें कल्याण मित्र किसे कहा जाता है। तो जो इसकी ट्रिक है कल्याण का मित्र अश्वत्थामा, यानी कि जो अष्टांगिक मार्ग है उसे बौद्ध धर्म में कल्याण मित्र कहा गया है। और गाइस आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 20वें नंबर का है वो इस प्रकार है, बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का लोक नृत्य है। तो गाइस इसकी ट्रिक है हिमा का बच्चा नगमा गाए, और जो इसकी ट्रिक होगी जो इसका उत्तर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। और गाइस हम एक बार फिर से अच्छे से हमारे इस प्रश्न को समझ लेंगे, और जो इसकी ट्रिक होगी जो हमारा प्रश्न था वो इस प्रकार से था कि जो बच्चा नगमा है वो किस राज्य के पुरुषों का लोक नृत्य है, और इसकी ट्रिक हिमा का बच्चा नगमा गाए। तो गाइस जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो बोलते हैं तो उनकी आवाज भी बड़ी सुरीली होती है, यानी कि नगमों की तरह होती है, और वो तो इस प्रकार से जोड़कर भी हम याद रख लेंगे कि जो बच्चा नगमा जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है वो लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 21वें नंबर का है वो इस प्रकार से है कि जो कौशल राज्य में महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य बनने वाला कौन था।
तो गाइज जो इसके ट्रिक है, महात्मा ने अनाथ का पिंडदान किया। और गाइज जो इसका उत्तर होगा वो होगा अनाथ पिंडक। गाइज इस प्रश्न को हम एक बार फिर से समझ लेंगे कि जो कौशल राज्य में महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य बनने वाला कौन था, यानी कि जो कौशल राज्य था उसमें महात्मा बुद्ध ने किसे अपना प्रथम शिष्य बनाया था। तो महात्मा ने अनाथ का पिंड दान किया। तो गाइज जो व्यक्ति महात्मा जैसा होगा वही किसी अनाथ का पिंडदान करवा सकता है। तो इस प्रकार से जोड़कर भी आप याद रख लेंगे कि जो महात्मा ने अनाथ का पिंड दान किया, तो जो महात्मा बुद्ध के जो प्रथम शिष्य थे वो अनाथ पिंडक थे। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, जैन धर्म में जीवन का परम लक्ष्य किसे माना जाता है। तो जो इसकी ट्रिक है, जीन की वजह से परम की मौत हुई। और जो इसकी उत्तर होगा वो होगा मोक्ष। अब गाइस हम इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेंगे, जिससे कि यह प्रश्न हमारे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो हमारा प्रश्न था कि जैन धर्म में जीवन का परम लक्ष्य किसे माना जाता है। तो गाइस इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो जैन धर्म है उसमें जो जीवन का परम लक्ष्य है वो किसे माना जाता है, और जो इसकी हमारी ट्रिक है, जीन की वजह से परम की मौत हुई। तो गाइस जीन यानी कि भूत जंद को जीन कहा जाता है। ये फारसी या उर्दू का शब्द हो सकता है। तो जो भूत या भूत होते हैं तो उनको जिन कहा जाता है। तो परम है उसको भूत देखने के कारण डर से उसकी मौत हो गई। ऐसे जोड़कर भी आप इसे याद रख सकते हो। तो जिनसे हम याद रखेंगे जैन, परम से हम याद रखेंगे कि जो जैन धर्म का परम लक्ष्य है, और मौत से हम याद रखेंगे मोक्ष। इस प्रकार हम इन शब्दों की मदद से याद रखेंगे कि जो जैन धर्म का परम लक्ष्य है वो मोक्ष को माना जाता है। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 23वें नंबर का है वो इस प्रकार से है कि ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्र को क्या कहते हैं। तो गाइस इसकी ट्रिक है, परमित यामी पर गिरे। जो इसका उत्तर होगा वो होगा प्रमुख यामोत्तर रेखा। तो गाइस इस प्रश्न को हम एक बार फिर से समझ लेंगे कि जो ग्रीनविच जहां पर ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर को क्या कहते हैं। यानी कि जो ब्रिटिश राज की वेधशाला है उसके ऊपर से जो ग्रीनविच के ऊपर से ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाले जो यामोत्तर है उसको क्या कहते हैं। तो इसकी ट्रिक थी, प्रमित यामी पर गिरे, या प्रमित से हमारा हो जाएगा प्रमुख, और यामी से हमारा हो जाएगा यामोत्तर, और गिरे से हम याद रखेंगे कि जो ग्रीनविच है जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है उसके ऊपर से जो गुजरने वाली रेखा है उसको हम कहते हैं प्रमुख यामोत्तर रेखा। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो कि 24वें नंबर का है वो इस प्रकार से है, धम्मपद जिसे बौद्ध धर्म की गीता माना जाता है किस निकाय से संबंधित है। तो गाइस इसकी ट्रिक है, धर्मा गड्ढा खोदे, और जो इसका उत्तर होगा खुद्दक। और गाइस अब हम इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न था वो कुछ इस प्रकार से था कि जो धम्मपद है जिसे बौद्ध धर्म की गीता माना जाता है। तो गाइस इसमें एक और प्रश्न ऐसा है जो कि आपकी कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है कि जो धम्मपद है जिसे बौद्ध धर्म की गीता माना जाता है, यानी कि बौद्ध धर्म की गीता किसे माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा धम्मपद।
और जो इसकी हमारी प्रश्न की ट्रिक थी, धर्मा गड्ढा खोदे, तो धर्मा से हम याद रखेंगे धर्मपद, और गड्ढा में जो ग है उससे हम याद रखेंगे यानी कि धम्पद यानी कि गीता, और खोदे से हमारा हो जाएगा हुद्दक। तो ये जिस निकाय से संबंधित है उस निकाय का नाम है हुद्दक। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 25वें नंबर का है वो इस प्रकार से है कि जो पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर में किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। तो गाइज इसकी जो हमारी ट्रिक होगी वो होगी पंडित हरि की जय बोलता आए, और उसका उत्तर होगा जय सिंह। एक बार फिर से अब हम इस प्रश्न को आसानी से समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न था उसमें पूछा गया है कि जो पंडित हरिनारायण शर्मा है को अलवर में किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था, यानी कि जो पंडित हरिनारायण शर्मा थे उन्हें अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। इसकी ट्रिक है पंडित हरि की जय बोलता है। तो गाइस आपने देखा होगा कि जो पंडित जी होते हैं आपके आसपास के, वो अगर कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं सुबह या शाम को, तो वो हरि की जय बोलते बोलते ही जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जोड़कर याद रख सकते हैं कि जो पंडित है वो हरि की जय बोलता आए, यानी कि जय सिंह। तो अलवर के उस शासक का नाम जय सिंह था जिसने पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर में अपना सलाहकार नियुक्त किया था, वो जय सिंह जी थे। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 26वें नंबर का है वो इस प्रकार से है, शेखावटी ब्रिगेड कब स्थापित की गई। तो जो इसकी ट्रिक थी हमारी, शेख के पास 8 पत्ती, और इसका उत्तर होगा 1835। तो गाइस इसका हमारा इस प्रश्न को हम एक बार फिर से समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न था कि जो शेखावटी ब्रिगेड है वो कब स्थापित की गई, और इसकी ट्रिक है शेख के पास 8 पत्ती। तो गाइज जो शेख लोग होते हैं उन्हें ताश खेलने का यानी पत्ती खेलने का भी शौकीन होते हैं। टाइम पास के लिए वो जो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो पत्ते खेलना पसंद करते हैं गाइज। तो इस प्रकार से हम जोड़कर याद रख लेंगे कि शेख के पास 8 पत्ती, या पत्ती मतलब, तो इससे उत्तर हो जाएगा हमारा 1835। गाइस अब हम देख लेंगे कि हमारी ट्रिक के कौन से शब्द से हमारे प्रश्न का कौन सा शब्द निकलकर सामने आएगा। तो शेख से हमारा हो जाएगा शेखावटी ब्रिगेड, 8 पत्ती से हमारा हो जाएगा 1835। और आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 27वें नंबर का है वो इस प्रकार से है, महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत की राय राजेश्वरी की पदवी धारण करने के उपलक्ष्य में लॉर्ड लिट्टन द्वारा दिल्ली में 1877 में लगाया गया दरबार कहलाया। तो गाइस इसकी ट्रिक है महारानी राजेश्वरी की केसरी लुगड़ी, और इसका उत्तर होगा केसरी दरबार। तो गाइस एक बार फिर से हम इस प्रश्न को बड़े अच्छे से समझ लेंगे कि जो महारानी विक्टोरिया है उसके द्वारा भारत की राय राजेश्वरी की पदवी धारण करने के उपलक्ष्य में लॉर्ड लिट्टन द्वारा दिल्ली में 1877 में लगाया गया दरबार क्या कहलाया था, यानी कि उस दरबार को किस नाम से जाना गया था। तो महारानी राजेश्वरी की केसरी लुगड़ी। तो जो केसरी दरबार है वो लगाया गया था, जो महारानी होगी वही केसरी लुगड़ी ओढ़ेगी। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 28वें नंबर का है वो इस प्रकार से है, अलवर के उस दीवान का नाम बताइए जिसे महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में नजरबंद कर दिया गया
वह भारत सरकार द्वारा अलवर का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया गया। और उसकी ट्रिक है, हरे आलू महात्मा ने गाय को डाले। तो इसका उत्तर होगा, वो होगा हर्रे। तो गाइस अब हम इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे, जिससे कि हम इस प्रश्न को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो गाइस हमारा प्रश्न था कि जो अलवर का ऐसा कौन सा दीवान है जिसे महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में नजरबंद कर दिया गया, वह भारत सरकार द्वारा अलवर का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया गया। यानी कि हमें अलवर के उस दीवान का नाम बताना है जिसे महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में नजरबंद कर दिया गया था और भारत सरकार के द्वारा जो अलवर का प्रशासन था उसे अपने हाथों में ले लिया गया था। तो गाइस इसकी जो हमारी ट्रिक है, हरे आलू महात्मा ने गाय को डाले। तो गाय को आलू डालने वाला व्यक्ति महात्मा टाइप का ही हो सकता है। तो यानी कि जो हरे हुए आलू, इससे हो जाएगा इससे जो हमारा उत्तर है वो हो जाएगा हरे आलू से हमारा हो जाएगा अलवर, महात्मा से तो हमारा महात्मा गांधी हो जाएगा। और इस प्रकार इन शब्दों की मदद से हम इस प्रश्न को याद रख लेंगे। आज का हमारा जो 29वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो गाइज इसकी ट्रिक होगी, वर्षा लगाए सारा झाड़ू। और जो इसका उत्तर होगा वो होगा झालावाड़। तो गाइज जो हमारा आज का जो प्रश्न था, 29वें नंबर का जो प्रश्न था वो इस प्रकार से है कि जो राजस्थान है उसके किस जिले में सर्वाधिक वर्षा औसत होती है। तो गाइज राजस्थान में वर्षा वैसे भी कम होती है, तो वर्षा लगाए सारा झाड़ू। इससे हम याद रखेंगे कि जो झालावाड़ है उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी कि जो सारा झाड़ू है घर का वो कौन लगाती है, वर्षा। तो जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहां पर होती है, वो झालावाड़ में होती है। तो गाइज आज की हमारी वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। गाइज अगर आप सब लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप सब लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।